Students, so welcome to the session. We have already started the discussion on previous year questions of JEE. तो इसमें हम लोगों ने आई थिंक 2020 तक के क्वेश्चन शायद देख लिए थे. उसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं. सारे JEE मेन के लास्ट के 5 years के क्वेश्चंस पे अपना डिस्कशन चल रहा है मेनली. ओके, आई थिंक जस्ट अ मिनट. 13 नंबर हो गया था डिस्कस, 14 भी हो गया डिस्कस, 15 भी हो गया. ये सारा अपना डिस्कशन हो रखा है. या 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. देखिए, बेसिक आइसोटोप वाला क्वेश्चन है, 2020 का ही है. 2020 का लास्ट क्वेश्चन अपन ये देखेंगे, इसके बाद 2021 में आएंगे. द पॉइंट इज कि अपने को बोल रहा है कि द एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5 ग्राम पर मोल. एज यू पीपल आर अवेयर कि एवरेज मोलर मास जो होता है वो 35.5 होता है, मतलब उसका जो एटॉमिक वेट है. The ratio of Cl35 to Cl37 in naturally occurring chlorine is close to. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आइसोटोप में हम लोग परसेंटेज अबंडेंस की बात करते हैं, तो वो जो परसेंटेज अबंडेंस है उसको इसने रेशियो के फॉर्म में आपसे पूछा है. जनरली आपको इसका परसेंटेज अबंडेंस ध्यान में ही रहता है, लेकिन क्लोरीन की जगह अगर किसी और का पूछता तो कैलकुलेट करना पड़ता. इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ कि कैसे इस पर काम करेंगे. देखिए, अपने को पता है कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स इन्होंने दे रखा है. एक है अपने पास क्लोरीन 1735 और दूसरा जो है वो है क्लोरीन 1737. ठीक है ना. अब जरा समझो यार, अगर इसका अबंडेंस x% ले लिया तो क्या इसका अबंडेंस 100 माइनस x% होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यही दो आइसोटोप्स के बारे में इसने बात करा है कि यही दो आइसोटोप्स हैं और इनका रेशियो आपसे पूछा है. ठीक है ना. अब आप जरा समझिए, ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग जब कैलकुलेशन करते थे एवरेज एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट का, तो वो कैसे कैलकुलेट होता था. अपन बोलते थे कि 35 एटॉमिक मास वाला x% यानी डिवाइडेड बाई 100 प्लस 37 इंटू 100 माइनस x बाई डिवाइडेड बाई 100. ये हो गया. यहाँ से आया स्टूडेंट्स 35x बाई 100 प्लस इधर साइड में अगर बात करें, या एक साथ ही ले लेता हूँ सबको, तो फाइनली हो जाएगा ये 35x माइनस 37x प्लस 3700 बाई 100. और ये किसके इक्वल? 35.5 के इक्वल. ऐसे ही अपन निकालते थे ना एवरेज एटॉमिक मास. अब एवरेज एटॉमिक मास 35.5 ले लिया, इधर मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे तो एक तरफ आ जाएगा अपने पास 2x और दूसरी तरफ आप देखिए 3700 माइनस ये 35.5 में 100 माइनस करेंगे. एक स्टेप बढ़ा ही देता हूँ, चलो 3700 माइनस 3550 है ना. यहाँ से 2x की जो वैल्यू आई वो आ गई 150. सो x इज इक्वल टू 75%. मतलब क्लोरीन 35 का जो अबंडेंस है वो कितना है? 75%. तो क्लोरीन 37 का ऑब्वियस सी बात है कि अगर अपन क्लोरीन 37 के अबंडेंस की बात करें तो 100 माइनस 75 आ जाएगा 25%. तो ये अपन ने परसेंटेज में अबंडेंस निकाल लिया. क्वेश्चन ने कहा है कि आप उनका जो अकरेंस है वो रेशियो में बताइए. तो रेशियो में भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. यहाँ पे बोलेंगे कि इनका 35 और 37 दोनों का रिस्पेक्टिवली लिया है ना इसने, पहले 35 फिर 37. तो 35 के लिए 75% और 37 के लिए 25%. तो ये जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:1 का, है ना. तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी. तो ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक था, बिल्कुल स्टार्टिंग में आइसोटोप्स जो डिस्कशन होता है मोल से पहले ही डिस्कस हो जाता है, वो वाला क्वेश्चन था. मतलब बेसिकली आप 9th के लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब स्टूडेंट्स यहाँ से 2021 का पेपर स्टार्ट हुआ है. एंड आई मस्ट से कि वैसे तो पेपर बाय द टाइम लास्ट के 5 years का आप जब देखोगे तो थोड़ा सा पेपर को नॉर्मली करते जा रहे हैं ये लोग, लेकिन 2021 का पेपर कई मामलों में बहुत अच्छा था यूनिक क्वेश्चंस के कारण. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट थोड़ी सी परेशानी कहाँ आती है कि आपको कैलकुलेटिव पार्ट को ज़्यादा ही दे रखा है. मतलब कि जो अपन कैलकुलेशन करते हैं वो थोड़ा इजी नहीं रहेगा. और यहाँ हम लोगों ने एनवी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा डाले हैं तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वगैरह चलता रहता है ना. तो 21 का ओवरऑल जो पेपर है वो बहुत बढ़िया है. देख लेते हैं इसके बारे में. सबसे पहले अपने को बोला है कि 100 ml ऑफ Na3PO4 सॉल्यूशन कंटेन्स 3.45 ग्राम ऑफ सोडियम. द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस. देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है. Na3PO4 सॉल्यूशन में इन्होंने कहा कि 3.45 ग्राम सोडियम है. कितना है? 3.45 ग्राम सोडियम है Na3PO4 में. तो अपने को बोल रहा है कि आप ऐसा करिए कि मोलैरिटी बताइए, इसका मोलैरिटी सॉल्यूशन का बताइए. तो देखो,
मोलैरिटी के लिए तो हम लोगों को फॉर्मूला क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये चाहिए फॉर्मूला, ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स किसका चाहिए, Na3PO4 का, लेकिन क्या ग्राम क्वांटिटी Na3PO4 का दिया है क्या, नहीं, ग्राम क्वांटिटी Na3PO4 का नहीं दिया है, सोडियम का दिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू to correlate the atomic mass or the given gram mass with the of sodium with the Na3PO4। तो देखिए इस जगह से इस पे तो बाद में आएंगे, पहले ये काम कर लेते हैं, Na3PO4 को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। जब Na3PO4 को एनालिसिस करा तो अपने को पता चला कि ये जो Na3 है, मतलब अगर मोल के टर्म्स में अपन बात करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि ये सब उसके रिस्पेक्टिव मोल्स दिखा रहे हैं, जो एटॉमिसिटी है वो उसका मोल होता है। लेकिन चलो सीधा स्विच कर जाते हैं अपन ग्राम पे। ग्राम पे अगर स्विच करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको पता है कि 23 मास होता है, 23 इंटू 3 किया तो कितना हो गया 69 ग्राम। ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 69 ग्राम सोडियम, 69 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है कितने में, 69 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है कितने में, इस पूरे में, क्योंकि 3 मोल के हिसाब से अपन बात कर रहे हैं तो 3 मोल के अकॉर्डिंग ये 69 ग्राम हो गया। और पूरा जब Na3PO4 का निकालते हो तो आई थिंक 186 आना चाहिए, यहाँ पे 186 ग्राम आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, 69 हो गया, फिर 31 हो गया, इसने बोला है P31 लेने के लिए, 31 होता भी है वैसे, O16 64 हो गया, हाँ ठीक है, सॉरी ये 186 नहीं 164 ग्राम होगा। तो 69 ग्राम सोडियम अपना कितने में आ गया, 164 ग्राम Na3PO4 में। इन्होंने कितने के लिए बोला है, बोला है 3.4 ग्राम सोडियम, तो बोलेंगे 3.4 ग्राम सोडियम कितने में प्रेजेंट है, तो 164 बाई 69 इंटू 3.45 इतने में प्रेजेंट है, ठीक है ना। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आना चाहिए 8.2 के आसपास आ जाता है, 8.2 ग्राम Na3PO4 में प्रेजेंट है। 8.2 ग्राम Na3PO4 अगर होगा तो उसमें 3.4 ग्राम सोडियम होगा अकॉर्डिंग टू इसका फॉर्मूला। और इसका जो फॉर्मूला है वो मोल का कहीं ना कहीं अपने को आइडिया देता है, वहाँ से अपन ने पहले ये कोरिलेट किया। अब अपन मोलैरिटी आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि नाउ वी हैव गॉट द ग्राम मास फॉर द Na3PO4। तो अपने को जब ग्राम में मास पता चल गया तो सबसे पहले काम है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। मैं एक ही साथ सॉल्व कर लेता हूँ। मोलैरिटी जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये ग्राम क्वांटिटी लिया 8.2, Na3PO4 का मास 164, ये n के लिए अपन ने डाला यहाँ पे। अब वॉल्यूम इन लीटर कितने के लिए बोला इसने, 100 ml के लिए, तो नीचे में 100 और ऊपर में ऑब्वियसली 1000, ये आएगा क्या। अब जरा आप देखिए यहाँ से ये बनता है 82 बाई 164, तो ये आ गया 1/2, मतलब कि 0.5 m इसका आंसर होना चाहिए। बट NV में तो 0.5 अपन पुट कर नहीं सकते, तो कुछ एक्सप्रेशन उसने दिया होगा, उसने दिया 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -1 देता तो 5 लेते, 10 टू द पावर -2 दिया है तो कितना लेना पड़ेगा 50, तो इसका आंसर आएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -2 m, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो कुछ नहीं था, आपको स्टार्टिंग में इन्होंने जो सोडियम का मास दिया उस सोडियम के मास से अपन ओवरऑल Na3PO4 के ग्राम क्वांटिटी पे पहुंच पाए कि Na3PO4 का ग्राम क्वांटिटी क्या है, ग्राम क्वांटिटी से फिर आगे बढ़ पाए, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और बात करते हैं 20 नंबर का। चलिए 20 नंबर फिर वापस से थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट कैलकुलेटिव वाला पार्ट है तो ध्यान देना पड़ेगा। देखिए द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम्स ऑफ सोडियम इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल 9th लेवल का क्वेश्चन कर दिया इसने। 8 ग्राम सोडियम है, 8 ग्राम सोडियम में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना चाहिए, मोल। मोल क्या हो जाएगा, मास इन ग्राम बाई इसका एटॉमिक मास 23, ये मोल हो गया। मोल के बाद इन्होंने क्या पूछ दिया, नंबर ऑफ एटम्स पूछ दिया, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएगा बताइए। नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्वांटिटी, और क्वांटिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी होता है मोल इंटू Na, मोल इंटू Na। ये बहुत बेसिक बात है, आप स्टार्टिंग में ही पढ़ रखे हो। तो 8/23 इंटू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब जाहिर सी बात है अगर इतने ज़्यादा इजी लेवल का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट को तो डिस्टर्ब वो करना चाहेगा ही। हालांकि आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब इसमें होंगे नहीं, इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तो 8 6 या 48 के अराउंड ही आ रहा है ऊपर वाली वैल्यू और नीचे 23 है, तो आप उसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 24 लेके चल लो तो वो 2 के आसपास आ जाता। लेकिन अगर 23 लेके चलते तो 1.9 समथिंग आएगा, तो 1.9 समथिंग आएगा तो मतलब 2 के टर्म्स में आंसर देना है अपने को। फाइनली इन्होंने पूछा है कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज,
x की वैल्यू पूछा है और यहाँ देखिए एक्सप्रेशन कैसा है, x इंटू 10⁻23। 23 ये रहा, लगभग लगभग 2 के बराबर लेना है, नियरेस्ट इंटेजर है तो अपन 2 ले लेंगे, आंसर सही है। होना चाहिए 1.9 समथिंग कुछ आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, 8/23 है, अप्रॉक्सीमेटली अपन बोल सकते हैं कि 2 इंटू 10⁻23 होगा, नीचे वाले को 24 कंसीडर करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 में बोला स्टूडेंट्स कि 4 ग्राम इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH, 4 ग्राम इक्वीमोलर मिक्सचर, इक्वीमोलर का मतलब क्या हुआ, दोनों के इक्वल मोल्स। तो लेट्स से कि जो नंबर ऑफ मोल्स दोनों के लिए लिए गए हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो दोनों के लिए लिए गए हैं उसको अपन ने x कंसीडर कर लिया पहले ही, क्योंकि आगे काम आने ही वाला है। 4 ग्राम इक्वीमोलर मिक्सचर ऑफ NaOH एंड Na2CO3 कंटेन्स x ग्राम ऑफ NaOH एंड y ग्राम ऑफ Na2CO3। किया क्या है इसने, NaOH और साथ में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का इसने क्या कर लिया है, मिक्सचर लिया है। और इस मिक्सचर का जो टोटल वेट है, इस मिक्सचर का टोटल वेट कितना है, 4 ग्राम। और बोल रहा है कि अगर ये x ग्राम हो और ये y ग्राम हो तो x और y की वैल्यू बताइए, क्योंकि भाई 4 ग्राम है तो 1 ग्राम 3 ग्राम हो सकता है, 2 ग्राम हो सकता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो हमसे पूछा है कि x की वैल्यू आप बताइए कि क्या है, मतलब NaOH का क्वांटिटी बताइए। NaOH का क्वांटिटी निकल गया तो इसका क्वांटिटी भी निकल जाएगा, दोनों में से किसी एक का क्वांटिटी निकलना चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स ये बोला है कि दोनों का फिक्स है, कितना है पता नहीं बट दोनों का फिक्स है। अब आप एक बात बताइए, क्या मोल से ग्राम तक पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। मोल के लिए क्या बोलते हैं अपन, मास इन ग्राम बाई एटॉमिक वेट या फिर मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने लगाया तो क्या करना पड़ेगा जरा देखिए, NaOH x ग्राम है, Na2CO3 y ग्राम है। ये x ग्राम की वैल्यू मोल के टर्म्स में कैसे लिखोगे आप, आपको पता है कि मोल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, मास इन ग्राम बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मॉलिक्यूल है इसलिए मैं मॉलिक्यूलर वेट लेके चल रहा हूँ। तो इससे आपको क्या पता नहीं चला कि मास इन ग्राम जो होगा वो क्या हो जाएगा, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अब बताओ मोल कितना है इसका, x, और ये x y ग्राम दिया भी है तो इसको x नहीं मान के कुछ और मान लो तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे इसको मान लेते हैं a मान लेते हैं। तो x ग्राम y ग्राम है। अब हमें तो मोल से मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन पता है कि मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट मास इन ग्राम होता है। तो मोल कितना a और मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना हो जाएगा 40, तो ये 40 हो गया। प्लस अभी Na2CO3 के लिए क्या मोल वही है, हाँ वही रहेगा, a ही रहेगा। और इसमें अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, इधर हो गया 60 और उधर हो गया 46, मतलब कि अपने पास आ गया 46 हो गया और इधर 60 हो गया, मतलब कि 106 है ना, 106, ठीक है। तो ये हो गया 106, a इंटू 106, ये कितने के इक्वल, 4 ग्राम के इक्वल। ये इसका ग्राम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका ग्राम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 ग्राम है, मतलब ये x है ये y है, बट x और y भी अननोन में ही आ गया तो डायरेक्ट तो बता नहीं सकते। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 146a इज इक्वल टू 4 ग्राम। यहाँ से पता चला a की जो वैल्यू है वो है 4/146, मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपने को आइडिया लग गया कि a का वैल्यू 4/146 है। अब आगे बढ़ते हैं, हमसे पूछा है NaOH का मास। तो जब नंबर ऑफ मोल आपको आइडिया लग ही गया कि दोनों के कितने मोल्स लिए गए हैं 4/146, तो क्या अब आप ग्राम क्वांटिटी निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं। ग्राम क्वांटिटी ऑफ NaOH, ग्राम क्वांटिटी ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, इसका जो मोल होगा उसमें इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मोल कितना, ये रहा 4/146, तो 4/146 इनटू इसका मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना हो गया 40। ऐसे करके इसको लेके आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ऊपर में 160 आ जाएगा, नीचे में 146 आ जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करना, और ये भी नियरेस्ट इंटीजर में पूछ रहा है तो आंसर यहाँ पे मतलब 1.095 ऐसा कुछ आता है। अप्रॉक्सीमेटली अपन बोल सकते हैं कि 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। 160/146 लगभग 1 के आसपास होगा, क्योंकि आगे ये अगर आप बढ़ाते हैं तो 1.1 समथिंग कुछ आएगा, जो भी है। सो x की वैल्यू कितनी हो गई 1। यहाँ पे अपने को समझना यही था कि इक्वीमोलर मिक्सचर है, दोनों के मोल्स इक्वल है, और जब मोल्स इक्वल है और वेट दोनों का बराबर करके दे रखा है तो हम लोगों ने एक नॉर्मल सा इक्वेशन बनाया, उससे अपने को आइडिया लग गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 22 अगेन 21 का क्वेश्चन ही है ये। देखिए बोल रहा है कि सोडियम नाइट्रेट वेट आउट टू मेक 50 ml ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 70 mg Na+ per ml इज
बेसिकली अपने से ग्राम क्वांटिटी पूछ रहा है किसका, सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम नाइट्रेट कितना ग्राम लें, कितने में, 50 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन में, जो कितना कंटेंट करता हो, 70 मिलीग्राम Na+ पर ml कंटेंट करता हो। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपके पास कितना है, 50 ml, और सोडियम कितना कंटेंट कर रहा है, 70 मिलीग्राम। तो देखिए क्या करना है, हम लोग सबसे पहले ये तो देख लें। इसने बोला है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 70 मिलीग्राम Na+ कितने में प्रेजेंट है, पर ml में, 50 ml में नहीं, पर ml में प्रेजेंट है। तो हम लोग बोलेंगे कि 1 ml में आपकी जो क्वांटिटी है किसकी, Na+ की, वो है 70। तो 70 मिलीग्राम Na+ आपका 1 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सो 50 ml सॉल्यूशन के लिए, 50 ml सॉल्यूशन के लिए कितना हो जाएगा, 70 × 50, इसका मतलब 3500 मिलीग्राम Na+ प्रेजेंट है। और 3500 मिलीग्राम को स्टूडेंट्स हम लोग क्या 3.5 ग्राम बोल सकते, नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। तो इसका मतलब 50 ml सॉल्यूशन अगर आप लोगे तो उस 50 ml सॉल्यूशन में आपको 3.5 ग्राम सोडियम आयन मिलेगा, ठीक है, 3.5 ग्राम सोडियम आयन मिलेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा इसने, हमसे ये पूछा है कि NaNO3 का वेट बताइए। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन अपन ने किया था कि एक के मास से दूसरे के मास पे पहुंच गए थे सेम फॉर्मूला के अंदर, तो वही काम यहाँ पे करना है। हम लोग यहाँ पे बोलेंगे NaNO3 के लिए, इसको थोड़ा सा ओपन करिए NaNO3 को। इसमें अपन बोलेंगे क्या कि देखो यार, एक ही सोडियम है, एक सोडियम का मतलब क्या हुआ, 23 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है कितने में, इसके मोलिकुलर वेट को देखिए जरा सा, 85 आएगा, 85 ग्राम NaNO3 में 23 ग्राम सोडियम प्रेजेंट है 85 ग्राम NaNO3 में। तो कितना ग्राम सोडियम आया, 3.5 ग्राम, 3.5 ग्राम सोडियम प्रेजेंट होगा। भाई सॉल्यूशन है तो सॉल्ट तो आयन के फॉर्म में ही आएगा ना। आप यहाँ ये कंफ्यूजन मत पालो कि भाई वहाँ आप Na एटम ले रहे हैं या आयन ले रहे हैं। ऑब्वियसली ये सॉल्यूशन में जाएगा तो सोडियम आयन के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो 3.5 ग्राम Na विल बी 85/23 × 3.5, इतना ग्राम NaNO3 अपने को चाहिए होगा। अगर इतना ग्राम NaNO3 हुआ, इतने ग्राम NaNO3 को अगर आपने 50 ml में मिलाया तो आपको अल्टीमेटली 3.70 मिलीग्राम सोडियम आयन पर ml मिलने जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा रिवर्स कर गए काम को और कुछ भी नहीं है। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 13। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया 2021 के क्वेश्चन जो NV वाले थोड़े से कैलकुलेशन आपसे कराते हैं, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 12 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो आपको आंसर देना पड़ेगा 13, ठीक है। तो 13 विल बी द राइट आंसर। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, देखिए बोल रहा है the exact volume of 1 m NaOH solution required to neutralize 50 ml of 1 m H3PO3 solution and 100 ml of 2 m H3PO2 solution respectively are। NaOH बेस आपको लेना है और NaOH बेस से दोनों ही एसिड के न्यूट्रलाइजेशन की बात ये कर रहा है। H3PO3 को भी न्यूट्रलाइज करना है और H3PO2 को भी न्यूट्रलाइज करना है। मिक्सचर नहीं है बेसिकली, दोनों अलग अलग सिस्टम है, दोनों के अलग अलग ऑप्शंस भी इसने दे रखा है आपको, ठीक है। देखिए करना क्या है, हमें पता है स्टूडेंट्स कि हर बार न्यूट्रलाइजेशन का जब भी कहानी आएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे N1V1 = N2V2। मोलारिटी से काम नहीं चलता है, पहली बात, मोलारिटी भूल के भी लेना मत आप लोग। N1V1 = N2V2, एसिड का N1V1 बेस के N2V2 के इक्वल होना चाहिए। पहला केस देखते हैं। फर्स्ट केस में इसने क्या बोला कि आपको 1 m NaOH हमने दे दिया और 1 m NaOH का वॉल्यूम पता नहीं क्या है, लेकिन आपको न्यूट्रलाइज किसको करना है, ये एसिड बेस का इन्फॉर्मेशन, उधर एसिड का इन्फॉर्मेशन क्या दे रखा है, किसको न्यूट्रलाइज करना है, 50 ml 1 m H3PO4 को। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा सबसे पहला काम है मोलैरिटी को नॉर्मलिटी में कन्वर्ट कर देना। क्या यहाँ पे m और n की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि NaOH की बेसिसिटी, सॉरी NaOH का एसिडिटी 1 है, उसका जो n फैक्टर है वो 1 है, तो नॉर्मलिटी बराबर मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर, ये हो गया, ठीक है। वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है। चलिए इधर साइड में अगर देखें जिससे कंपेयर करना है तो इसका V2 50 ml है, इसको तो वही रहने देते हैं, दोनों तरफ ml ही रह गया। और 1 m H3PO3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत मिस्टेक होता है बार बार, इसलिए यहाँ पे जरा मैं एक नोट बना देता हूँ आपको। फॉस्फोरिक एसिड यानी कि H3PO4 के लिए जब पूछेगा
तो बेसिसिटी 3 होता है सिर्फ इस केस में, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर H3PO4 की जगह H3PO3 किया तो बेसिसिटी कम हो जाएगा, बेसिसिटी 2 होगा। अगर H3PO3 की जगह H3PO2 किया तो बेसिसिटी अपने पास 1 हो जाएगा। मतलब H3PO4 में 3 हाइड्रोजन है, तीनों रिप्लेसेबल है। H3PO3 में 3 है बट रिप्लेसेबल 2 ही है। H3PO2 में 3 है बट रिप्लेसेबल 1 ही है। इस बात का ध्यान थोड़ा सा रखना पड़ेगा। जो P से कनेक्टेड होता है उसको अपन रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन वाले को रिमूव कर पाते। तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, बहुत सिंपल ट्रिक से याद हो जाएगा ये स्टार्टिंग में 3, फिर जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगा वैसे वैसे आपकी जो बेसिसिटी है, N फैक्टर है, वो कम होता जाएगा। चलो अब यहाँ पे N1V1 को N2V2 के इक्वल करते हैं। N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2 फॉर एनी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बिटवीन द एसिड एंड बेस। सो फाइनली 1 × V1 इज इक्वल टू N2, ये M था तो इसका N2 कितना कर दो भाई, N2 कितना कर दिया, H3PO3 के लिए 2 है तो 2 कर दिया। चलो तो ये आ गया अपने पास 2 × 50। फाइनली ये तो बहुत आसान है, V1 निकल गया 100 ml। यानी 100 ml अगर आप लेके आएंगे तो पहला वाला केस तो डन हो जाएगा। चलिए अब सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस में यहाँ बॉक्स में बना रहा हूँ, जरा ध्यान देना यार। चलिए देखिए अब H3PO2 की बारी है। N1 तो वही रह जाएगा NaOH के लिए, N1 वही रह गया, कितना है 1, और V1 कितना रह गया, V1 अपने को निकालना ही है तो V1 इक्वल टू रहने देते हैं ऐसे। N2 कितना हो गया, N2 हो गया अपने पास। अब की बार देखो कौन है, H3PO2। H3PO2 के लिए कितना 1, कितना M दे रखा है 2M, 2M दे रखा है तो N2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। एक मिनट यार, इसका कलर ऐसे ही, N2 2 हो गया, N1V1 N2 हो गया अपने पास 2M है तो 2M में कितने से मल्टीप्लाई करना है, H3PO2 के लिए 1 से, यानी कि N2 2 ही रह जाएगा। और N2 के बाद इसका जो V है, वॉल्यूम है, वो कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। N2V2 ये रहा, N1V1 ये रहा, इक्वल करिए N1V1 मतलब V1 इज इक्वल टू 2 × 100 मतलब कि 200 ml। यानी इस जगह पे स्टूडेंट्स अगर आपसे कुछ गलती हो सकती थी तो कहाँ हो सकती थी कि अगर आपने N फैक्टर सही से नहीं लिया होता, तो N फैक्टर अगर आप सही से नहीं लोगे तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। मेन पूरा कहानी इस जगह पे ही है कि अगर किसी को ये आइडिया है तो अच्छी बात है, नहीं आइडिया है तो फिर इसमें तो फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है ना। सो कुछ भी नहीं है, H3PO4 का अपने को हैबिट रहता है लेकिन इसके लिए N फैक्टर अलग रहता है। H3PO2 के लिए N फैक्टर 1 होता है, उसी का यूज करके अपन ने इसको सॉल्व किया है 23 नंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 अगेन वापस से बहुत ही कैलकुलेटिव वाला पार्ट इसके अंदर मिलने वाला है, बट मैं आपको समझा देता हूँ। कैलकुलेशन आप अपने एंड से देख लेना, यहाँ पे टाइमिंग उतना नहीं है कि अपन कैलकुलेशन करने बैठ जाएं। देखो यार, बोला है 100 ग्राम प्रोपेन इज कंप्लीटली रिएक्टेड विथ 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज दिस। बहुत ही अच्छा सवाल है वैसे, थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट को थोड़ा ठीक करता तो बहुत अच्छा लगता है इस सवाल को बनाने में, बट ठीक है कोई बात नहीं। प्रोपेन अपने पास है, प्रोपेन का कंबशन चल रहा है क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है, तो इसका मतलब C3H8 इसको जब आपने O2 के साथ रिएक्ट कराया तो अपने को क्या मिलेगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन को बर्न करने पे CO2 + H2। सबसे पहला काम है कि इसको बैलेंस करने का, पहले कार्बन को बैलेंस किया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस किया, 3 2 6 and 4 10, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस किया। मोल अपने को मिल गया कि इसका 1 मोल, इसका 5 मोल, इसका 3 मोल और इसका 4 मोल, ये मिल गया। अब आप जरा समझिए इस बात को, 100 ग्राम प्रोपेन कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ 1000 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मतलब स्टार्टिंग में ही इसने क्या किया, आपको दे दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 100 ग्राम आप प्रोपेन ले लो और 1000 ग्राम ऑक्सीजन ले लो। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब दो नो रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा हो तो वो कहीं ना कहीं लिमिटिंग वाला मामला बन सकता है। कोई ना कोई एक लिमिटिंग हो जाएगा, कोई ना कोई एक अनरिएक्टेड रह जाएगा। देखने से ही पता चल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में दे दिया है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में दिया है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे। और देखो ये कह क्या रहा है, ये बोल रहा है कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द रिजल्टिंग मिक्सचर इज। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोल अपने को आइडिया लगाना पड़ेगा, H2O के मोल का आइडिया लगाना पड़ेगा, तभी तो मोल फ्रैक्शन निकाल पाएंगे। रिजल्टिंग मिक्सचर कौन सा है, ये जो प्रोडक्ट बना वो हमारा रिजल्टिंग मिक्सचर है। तो उस रिजल्टिंग मिक्सचर में दोनों के मोल का इन्फॉर्मेशन मिलेगा तभी तो मोल फ्रैक्शन बता पाएंगे। बात सही है। अब देखो यार, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें
C3H8 है तो C3H8 के केस में 100 ग्राम लिया, इसका 1000 ग्राम लिया। तो अगर ये 100 ग्राम है तो इसके लिए मोल का कैलकुलेशन सबसे पहले करना जरूरी होगा। तो यहाँ पे अपन ने किया 100 बाई, इस जगह से अगर हम लोग देखें तो हाँ सही जा रहे हैं ना, तो ये आ गया 36 और 8 42, तो 100 बाई 42, यहाँ पे मोल आ गया 100 बाई 42, ठीक है ना, ये आ गया। अब सोचो 100 बाई 42 अगर इसका मोल आया है, ठीक है ना, अगर 100 बाई 42 इसका मोल आया है तो इसका कितना होना चाहिए, इसका 5 टाइम्स, क्योंकि 1534 का रेशियो चल रहा है। और जाहिर सी बात है कि ये 1000 ग्राम ऑक्सीजन इससे कहीं ज़्यादा है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसके भी मोल को निकालना पड़ेगा। तो इसका मोल जब अपन निकालेंगे तो आ जाएगा 1000 बाई 32, 1000 बाई 32 निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। काम करते हैं, देखते हैं यहाँ कैलकुलेटर अगर अवेलेबल है तो वही काम कर लेते हैं यार, जस्ट अ मिनट। चलो यहाँ पे अपने पास एक तो 100 बाई 42 दे दिया, मतलब कि आप लोगों को कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, मेरे को अलाउड है, ठीक है। सो 100 बाई 42 ये कितना हो गया अपने पास, 2.38 मोल आ गया, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर बात करें, कहाँ गया यार, चलो कोई बात नहीं, ये 2.38 मोल आ गया। अब ये अगर 2.38 मोल है तो इसको कितना होना चाहिए, इसको होना चाहिए था रियल में 2.38 इंटू 5, जरा समझेंगे पहले कॉन्सेप्ट को। अच्छा, ये अगर 2.38 है तो इसको कितना होना चाहिए, 3 इंटू 2.38, सही है। और इसको कितना होना चाहिए, 4 इंटू 3.28, इतने मोल्स होने चाहिए स्टूडेंट्स। सबका मोल पता चल गया। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है CO2 का, तो CO2 का मोल फ्रैक्शन, मोल पता है, इधर इसका भी मोल पता है, तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे CO2 का। मोल फ्रैक्शन CO2 का हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज 3 इंटू 2.38 डिवाइडेड बाई क्या, ये दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो यही है 3 इंटू 2.38 प्लस 4 इंटू 3.28, 2.38 नहीं यार, 2.38 है ये, 2.38, 4 इंटू 2.38। इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो क्या मोल फ्रैक्शन आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मोल पता चल गया, इनका मोल पता चल गया। इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे आंसर नहीं आएगा, आप समझिए इस बात को, आंसर आपका गलत हो जाएगा। और ये NV टाइप है, इसमें रिस्क भी नहीं ले सकते कुछ भी, क्योंकि ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है। देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, क्या ट्विस्ट है जरा समझेंगे। आप जब रिजल्टिंग मिक्सचर की बात करते हैं तो जनरली रिजल्टिंग मिक्सचर जो होता है वो प्रोडक्ट का मिक्सचर होता है, बट जब अनरिएक्टेड कंपोनेंट आपके पास रहेगा तो क्या अनरिएक्टेड कंपोनेंट को भी हम लोग रिजल्टिंग मिक्सचर में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, सीधी बात है। सो द पॉइंट इज डैट स्टूडेंट्स कि हम लोगों को पहले यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन ये ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो 1000 ग्राम दिया है, यू आर अवेयर कि पूरा का पूरा 1000 ग्राम कंज्यूम नहीं होता है, कुछ मोल्स इसके कंज्यूम होंगे, कुछ अनरिएक्टेड रह जाएंगे, और वो जो अनरिएक्टेड मोल रह जाएगा उस अनरिएक्टेड मोल का कंट्रीब्यूशन इसके रिजल्टिंग मिक्सचर में होगा, और इसलिए यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज कर जाएगा। बात समझ रहे हैं। सो इसलिए हम लोग को ऑक्सीजन के मोल के इन्फॉर्मेशन निकालना जरूरी है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 1000 बाई यहाँ पे अपने पास है 32, इतना हो जाएगा। मतलब ये मान के चलो ना आपकी लगभग ये लेट्स से कि जस्ट अ मिनट, मतलब ये 30 पॉइंट समथिंग मोल्स आ जाएगा 32 के अकॉर्डिंग। ये जो भी कैलकुलेशन करके आएगा स्टूडेंट्स, ये जो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स आया उतने नंबर ऑफ मोल्स चाहिए नहीं, चाहिए कितने, ये। अब ये वाला जो पार्ट है इसमें से माइनस करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि अनरिएक्टेड जो मोल्स रह गए, अनरिएक्टेड मोल्स रह गए किसके, ऑक्सीजन के, वो आपको यहाँ पे निकाल लेना पड़ेगा। मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, कैलकुलेशन आप देख लेना। अनरिएक्टेड मोल्स जो ऑक्सीजन के रह गए वो X रह गए, ऐसा मान लिया हमने। तो क्या करना पड़ेगा, उस अनरिएक्टेड वाले पार्ट को भी इस जगह पे ऐड करना पड़ेगा। अब आएगा रियल मोल फ्रैक्शन, और मेरे को लगता है शायद ये अनरिएक्टेड मोल वाला पार्ट 19 के आसपास आता है, जो भी है। तो XCO2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जब आप निकालोगे तो इसका जो आंसर आता है वो आ जाता है 19, इसका आंसर आ जाता है 19, ठीक है ना।
तो देख लेना यार। सीधी सी बात ये है, इस सवाल में समझने लायक ये था कि क्वेश्चन में हमें दोनों कंपोनेंट के इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं। जब हमें दोनों कंपोनेंट के इन्फॉर्मेशन दे रखे हैं तो पता चला कि ये एक्सेस में है। जब ये एक्सेस में है तो ये अनरिएक्टेड रह जाएगा। अनरिएक्टेड वाला काउंट होगा रिजल्टिंग मिक्सचर में। रिजल्टिंग मिक्सचर में कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन पूछा तो इसका मोल फ्रैक्शन तो ये रहा, इसका मोल फ्रैक्शन तो ये रहा प्रोडक्ट्स का, बट जो अनरिएक्टेड वाला पार्ट है वो भी इसके रिजल्टिंग मिक्सचर में कंट्रीब्यूट करेगा, इसीलिए अपने को इसमें ऐड करना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अभी थोड़ा सा ये स्लॉट लंबा जा रहा है, अब इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग थोड़े टाइम में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, लेट्स कंक्लूड द सेशन।